ठीक है, तो ये सारा हमने रिट्रैक्शन पॉकेट के बारे में देखा। ये साइंस हम डिस्कस कर रहे थे। हमने परफोरेशन देखा, फिर हमने कहा रिट्रैक्शन पॉकेट्स होते हैं जिसमें ये 5 स्टेजेस होते हैं, 4-5 स्टेजेस। एंड देन आता है हमारे पास थर्ड साइन विच इज़ द कोलेस्टिटोमा। अब कोलेस्टिटोमा जो है हमें एटिकोएंट्रल टाइप में पर्ली वाइट फ्लेक्स नज़र आते हैं कोलेस्टिटोमा के, जो कि रिट्रैक्शन पॉकेट्स जो बने हैं ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसमें से ये सक भी हो सकते हैं, सक्शन हो सकती है। तो सक्शन क्लियरेंस जो है इनकी कोलेस्टिटोमास की और एग्जामिनेशन ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के अंडर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्लिनिकल एग्जामिनेशन का। ठीक है, इनकी हम माइक्रोस्कोप के थ्रू क्लियरेंस करें, सक्शन क्लियरेंस एंड एग्जामिनेशन करें, तो ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का पार्ट है। ठीक हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद लास्ट है असेसमेंट। अब कैसे हमने ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया को असेस करना है, तो इसमें भी हमने माइक्रोस्कोप के ही अंडर एग्जामिनेशन करनी है। सारे जो पेशेंट्स हैं क्रोनिक मीडिया मिडिल ईयर डिजीज़ के, क्रोनिक के, उनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू एग्जामिन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 11.11 में ये माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा गया है, तो उसमें एक लार्ज सेंट्रल हमें परफोरेशन मिल रही है। सॉरी, ये फिगर इससे रेलेवेंट नहीं है, वो उसका था ट्यूबोटिम्पैनिक का, यहाँ पे कोई मिस्टेक है। तो हम कह रहे हैं कि हमने एग्जामिनेशन करनी है माइक्रोस्कोप के अंडर, और उसमें हमें कोलेस्टिटोमा की प्रेजेंस नज़र आएगी। ठीक है, माइक्रोस्कोपी पे उसकी साइड कहाँ पे, वो कोलेस्टिटोमा कितना ज़्यादा एक्सटेंड कितना है, बोनी इरोजन उसने कितनी की है, उसका एविडेंस मिलेगा। ग्रेनुलोमास नज़र आएंगे, ऑसिकल्स की कंडीशन, और हमें डिस्चार्ज पॉकेट्स भी मिलेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप पे नज़र आएंगे। दूसरा, हम ना ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट और ऑडियोग्राम करते हैं एटिकोएंट्रल में। ये बहुत ज़रूरी होता है, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट होती है, ताकि हम डिग्री और टाइप ऑफ हियरिंग लॉस कौन सा हुआ है वो ट्यूनिंग फॉर्क या ऑडियोग्राम के थ्रू कंफर्म करेंगे। एक्सरेज वही मैस्टोइड के और हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन टेम्पोरल बोन का किया जाता है। इससे हमें जो बोन डिस्ट्रक्शन का एक्सटेंट है वो इंडिकेट होगा, और कितनी डिग्री की मैस्टोइड न्यूमेटाइजेशन हुई है। ठीक है, मैस्टोइड न्यूमेटाइजेशन हमें इसमें नज़र आएगी, और कितनी ज़्यादा बोन डिस्ट्रॉय हुई है वो पता चलेगा। तो ये बहुत यूज़फुल होता है, ताकि हम लो लाइंग ड्यूरा या एंटीपोज जो सिग्मोइड साइनस है उसको हम इंडिकेट करें जब ऑपरेशन जो है वो कंटेम्पलेट हो गया हो स्क्लेरोटिक मैस्टोइड पे। ठीक है, मैस्टोइड हमने कहा ना, इसमें स्क्लेरोसिस हो जाती है मैस्टोइड की, तो उसमें एंटीपोज जब सिग्मोइड साइनस है या लो लाइंग ड्यूरा है, वो हमें सीटी स्कैन के थ्रू ही विजिबल होगा। कोलेस्टिट्रोमा से जो है एटिक की और एंट्रम वाले एरिया की, जो की एरिया है, इसकी डिस्ट्रक्शन होती है। ये हमें लेटरल व्यू के थ्रू नज़र आएगी ये डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ड्यू टू द कोलेस्टिटोमा। सीटी स्कैन टेम्पोरल बोन का हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, और इसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं टू द एक्सरेज, यानी एक्सरेज की निस्बत हम टेम्पोरल बोन को सीटी स्कैन के थ्रू ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं, तो प्रेफर करते हैं हम सीटी स्कैन। नंबर 4, हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी वही करेंगे एयर डिस्चार्ज का, तो हम प्रॉपर एंटीबायोटिक्स सिलेक्ट कर सकें लोकल या सिस्टमिक यूज़ के लिए। देन आते हैं हमारे पास कुछ फीचर्स जो इंडिकेट कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस इन क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, यानी अगर इस तरह के हमें कुछ फीचर्स मिलें तो हम समझ जाएंगे कि क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की अब कॉम्प्लिकेशंस हो गई है पेशेंट को। तो सबसे पहला तो पेन है। पेन जो है ना अनकॉम्प्लिकेटेड वाले में भी हमें मिलता है, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में कॉमन होता है पेन। तो इसकी प्रेजेंस सीरियस तब कंसीडर होगी जब, अच्छा सॉरी, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अनकॉम्प्लिकेटेड क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है, जो इसमें कॉम्प्लिकेशन जिसमें नहीं हुई अनकॉम्प्लिकेटेड, उसमें अनकॉमन होता है, पेन नहीं होता उसमें। लेकिन अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो उसको हम सीरियस कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ड्यूरल, पेरिसाइनस, ब्रेन एब्सेस ऐसी कंडीशंस को पेन इंडिकेट कर रहा है। कभी कभार ये ओटाइटिस एक्सटर्ना की वजह से भी पेन हो सकता है, जो साथ में डिस्चार्जिंग एयर के साथ एसोसिएटेड हो। रेट्रो ऑर्बिटल जो पेन है ना, रेट्रो ऑर्बिटल, वो पिट्रोसाइटिस का फीचर होता है। पिट्रोसाइटिस भी हम डिस्कस करेंगे, और पिट्रोसेपेक्स जो बोन है उसके इन्फ्लामेशन को कहते हैं, ये हम इकबाल हुसैन उदयपुर वाला बुक से भी हम जो है डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक हो गया, तो उसका फीचर भी है पेन। नंबर 2 कॉम्प्लिकेशन है वर्टाइगो। हमने पढ़ा है कि जो लेटरल सेमी सर्कुलर कनाल है वो इससे रिलेटेड होता है, तो उसकी जब इरोजन हो जाए लेटरल सेमी सर्कुलर कनाल की, वो आगे जाके लेबिरिंथाइटिस करवा सकता है या मेनिंजाइटिस हो सकती है, तो इसी वजह से वर्टाइगो हो रहा है। तो हमने फिस्टुला टेस्ट याद रखिएगा, सारे केसेस में परफॉर्म करना होता है। फिस्टुला टेस्ट हमने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस किया है डिटेल में। थर्ड है परसिस्टेंट हेडेक। अगर पेशेंट को परसिस्टेंट बिल्कुल मुसलसल हेडेक है, तो ये कोई इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अच्छा, इकबाल हुसैन उदयपुर वाले में ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, इसका इंट्राक्रेनियल एंड एक्स्ट्रा क्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस को डिवाइड करके सेपरेटली अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, तो उससे भी आप वो भी लेक्चर्स देख लीजिएगा, वो ईजी हो जाएगा और ज़्यादा। इसके अलावा क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, फेशियल वीकनेस, क्योंकि हमने कहा फेशियल कनाल है मिडिल ईयर में, वो एरोड हो गया तो फेशियल वीकनेस हो सकती है। लिस्टलेस चाइल्ड रिफ्यूजिंग टू टेक फीड्स। लिस्टलेस यानी स्लगिश, ड्राउजीनेस किस्म का जो बच्चा है, वो इवन फीड नहीं ले पा रहा है, इस तरह की प्रेजेंटेशन होगी।
उठ नहीं पा रहा, बिल्कुल ड्राउजीनेस हो रही है उसको, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। बार बार मतलब स्लीप पॉइंट्स में जा रहा है, नींद में जा रहा है, क्यों? इसमें वजह हो सकती है एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है ड्यू टू द क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन है। नंबर 6, फीवर हो सकता है, नोशिया वॉमिटिंग, ये इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन के फीचर्स हैं। फीवर हो रहा है, नोशिया वॉमिटिंग हो रहा है, ब्रेन में कोई इंट्राक्रेनियल मास हो सकता है, एब्सेस हो सकती है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बड़ा है जिसकी वजह से फीचर में इरिटेबिलिटी और नेक रिजिडिटी हो सकती है, ये हमने पढ़ा मेनिंजाइटिस के फीचर्स हैं। डिप्लोपिया 6 नर्व जो हमारी होती है, एब्डुसन नर्व, उसकी इन्वॉल्वमेंट, ग्रेडेनिगो सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, तो ये पेट्रोसाइटस में होता है ग्रेडेनिगो सिंड्रोम, और रेज्ड इंट्राक्रेनियल टेंशन हो जाती है। वैसे ये ट्रायड होता है ग्रेडेनिगो सिंड्रोम, जिसमें एयर डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है, इसके अलावा हेडेक होता है, और इसके अलावा 6 नर्व डिप्लोपिया होता है जो कि 6 नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रहा है, ठीक हो गया। तो अटेक्सिया भी एक फीचर है। अटेक्सिया हो रहा है पेशेंट को तो इंडिकेट करा लेब्रिंथाइटिस हुआ है, या उसको सेरिबेलर मीन सेरिबेलम में भी एब्सेस होती है, ये भी कॉम्प्लिकेशन है। इंट्राक्रेनियल एब्सेस 2 पाथवे एक्वायर कर सकती है, या तो वो सेरिबेलर एब्सेस में कन्वर्ट हो सकता है, सेरिबेलम को इन्वॉल्व करेगा, या टेम्पोरल एब्सेस, ठीक है, ये भी उसमें ज़्यादा उदयपुर वाले बुक में अच्छे से लिखा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। तो यानी अटेक्सिया की ये वजूहत है। इसके अलावा अगर पेशेंट को एब्सेस राउंड द ईयर, यानी अगर उसके कान के पीछे अगर एब्सेस हमें नज़र आ रहा है, मैस्टोइडाइटिस इसका मतलब हो गया है, तो ये एक अनकॉमन है क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया वाले पेशेंट्स के लिए, नॉट अनकॉमन, यानी बहुत ज़्यादा कॉमन है, उनमें मैस्टोइडाइटिस हो जाता है, जो कि रिजाइड कर रहा होता है फार फ्लंग विलेज में, जो रह रहे होते हैं जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ पुअर होती हैं, गाँव वगैरह में जो रहते हैं, डॉक्टर के पास जाना फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो इस तरह की मैस्टोडाइटिस जैसी कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। ये डिमांड करता है कि इसमें अर्जेंट अटेंशन दी जाए, इमरजेंसी मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट हम देंगे, ठीक हो गया। तो अब आ जाए कॉम्प्लिकेशंस के बाद ट्यूब एटिकोएंट्रल टाइप का ट्रीटमेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, हमारा जो मेन स्टे है ट्रीटमेंट का वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है। प्राइमरी एम होता है हमारे सर्जिकल ट्रीटमेंट का कि हम डिज़ीज़ को रिमूव करें और एयर को सेफ़ रेंडर करें, कि अब एयर सेफ़ है, ठीक है। दूसरा इन द प्रायोरिटी होता है हमारा कि हम प्रिजर्व भी करें और या फिर रिकन्स्ट्रक्ट कर दें हेयरिंग को, लेकिन ये कभी भी हमारा प्राइमरी एम नहीं होता कि हम हेयरिंग को रिकन्स्ट्रक्ट करें या प्रिजर्व करें। प्राइमरी एम है कि डिज़ीज़ को रिमूव किया जाए, ठीक है, ये सेकेंडरी एम है। अब 2 तरह के सर्जिकल प्रोसीजर्स किए जाते हैं टू डील विद द कोलेस्टिटोमा, एक हम करते हैं कनाल वॉल डाउन प्रोसीजर, दूसरे कनाल वॉल अप प्रोसीजर्स, ठीक है, ये कोलेस्टिटोमा को डील करने के लिए किए जाते हैं। तो कनाल वॉल डाउन प्रोसीजर्स में क्या होता है, अच्छा जब इसमें क्या होता है कि सर्जरी में कनाल वॉल डाउन प्रोसीजर यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है, तो इसमें ना जो मैस्टोइड कैविटी है उसको देखें ओपन किया गया है, और उसको ओपन किया गया है इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल, ताकि जो डिजीज़ एरिया है उसको फुली एक्सटीरियराइज किया जाए, बाहर जो है एक्सटीरियराइज किया गया डिजीज़ एरिया को, ठीक है। अब इसमें जो है ना कॉमनली जो परफॉर्म ऑपरेशंस होते हैं इसमें, वो एटिकोएंट्रल डिजीज़ के लिए एटिकॉटमी की जाती है, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टोइडेक्टमी, और रेयरली हम इसमें रेडिकल मैस्टोइडेक्टमी करते हैं। ये हम जो सर्जरी वाला जो ऑपरेटिव सर्जरी वाला यूनिट है उसमें देखेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे देखें ये स्ट्रक्चर्स दिखाए जा रहे हैं जिनको जो है हमने अप्रोच लेनी है, जो हमें नज़र आएंगे इस अप्रोच के थ्रू, और यहाँ पे परफॉर्म भी की जा रही है ये कनाल वॉल डाउन प्रोसीजर। ठीक है, सबसे पहले तो हमें मैस्टोइड वाला एरिया और एयर सेल्स वगैरह सब वो विजिबल होंगे, उसके बाद हम जो है मिडिल ईयर तक जाएंगे। ठीक है, ये कोलेस्टिटोमा दिखाया गया है, इसको रिमूव करेंगे। ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल के थ्रू भी अप्रोच ली जा सकती है, ठीक हो गया, और डिजीज़ को क्लियर करेंगे। ये हो गई कनाल वॉल अप, सॉरी कनाल वॉल डाउन प्रोसीजर, ठीक है। तो ये हमने वीडियो देखी कनाल वॉल डाउन की, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है कि कनाल वॉल डाउन प्रोसीजर में जो है हमने 3 जो है फर्दर टाइप्स आती हैं इसमें। एक तो है मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टोइडेक्टमी और एटिकॉटमी, ठीक है, ये इसकी 3 टाइप्स हैं।
ठीक हो गया, इसको याद रखना है। जबकि जो हमारे पास कनाल वाल अब पे जो भी हम देखेंगे उसमें आ जाती है फर्दर 2 टाइप्स आती हैं। एक तो है कॉर्टिकल मैस्टोइडेक्टमी एंड पोस्टीरियर टिम्पेनोटमी। तो ये फर्दर इसकी टाइप्स हैं। तो कनाल वाल डाउन देखा हमने। अब एक कनाल वाल अप प्रोसीजर, इसमें क्या होता है कि हम ना कंबाइंड अप्रोच के थ्रू डिजीज़ को रिमूव करते हैं। एक तो मीएटस के थ्रू भी और मैस्टोइड के थ्रू भी। लेकिन जो पोस्टीरियर ब्रोनी मीएटल वाल होती है ना हमारी, इसमें वो रिटेन रहती है, इंटैक्ट रहेगी, उसको हमने टच नहीं करना। तो इसलिए हम मैस्टोइड कैविटी को ओपन नहीं करेंगे, इसमें अवॉइड करेंगे ओपनिंग द मैस्टोइड कैविटी, जिस तरह हमने उस वाली वीडियो में देखा, उसमें हम ओपन कर रहे थे। यहाँ पे हम नहीं करेंगे। तो ये ड्राई एयर हमें देगा और परमिट करेगा ईजी रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द हेयरिंग मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें हेयरिंग मैकेनिज्म भी ईजिली रिकॉन्स्ट्रक्ट हो सकता है कनाल वाल अप प्रोसीजर के थ्रू। हाउएवर इसमें ना डेंजर होता है कि थोड़ा बहुत कोलेस्टिटोमा पीछे रह भी जाता है। अब इसका जो इंसिडेंस होता है रेजिडुअल या रिकरेंट कोलेस्टिटोमा का इस तरह के केसेस में कनाल वाल अप में वो हाई है, ज़्यादा चांसेस होते हैं कोलेस्टिटोमा के रिकरेंस के, और इसीलिए लॉन्ग टर्म फॉलोअप इसमें बहुत ज़रूरी होता है। कुछ सर्जन्स एडवाइस करते हैं रूटीन री एक्सप्लोरेशन इन ऑल केसेज आफ्टर द 6 मंथ। ठीक है, 6 महीनों के बाद रूटीन री एक्सप्लोरेशन करनी होती है क्योंकि इसमें रिकरेंस के चांसेस हैं। और कनाल वाल अप प्रोसीजर्स जो हैं वो सिलेक्टेड केसेस में ही एडवाइस किया जाता है, जो कि स्पेशली उन लोगों में जो कि रेगुलर फॉलोअप करवा सकें, उनको हम करते हैं कनाल वाल अप। ठीक है, तो क्योंकि इसमें रिकरेंस हो रही है ना। कंबाइंड अप्रोच या इंटेक्ट कनाल वाल मैस्टोइडेक्टोमी, यानी कंबाइंड अप्रोच वाली या फिर जो इंटेक्ट कनाल वाल मैस्टोइडेक्टोमी है, उसमें जो डिजीज़ है वो हम दोनों रिमूव करते हैं। तो परमिएटली एक्सट्राऑर्डिनरी कनाल के थ्रू या फिर कॉर्टिकल मैस्टोइडेक्टोमी के थ्रू भी कर सकते हैं, और पोस्टीरियर टिम्पेनोटमी अप्रोच के थ्रू, जिसमें हम एक विंडो क्रिएट करते हैं हमारे मैस्टोइड के और मिडल ईयर के दरमियान थ्रू द फेशियल रिसेस, ताकि हम साइनस टिम्पेनाई तक रीच कर सकें। ठीक है, ये फर्दर जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में जो सर्जरीज़ वाला जो टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह करेंगे। ऑपरेटिव सर्जरीज़ जो इस बुक में ढींगरा में एंड में है, तो उसमें अच्छे से समझ आएगा कनाल वाल अप एंड डाउन सर्जरीज। यहाँ पे आपने बस याद रखने बहुत ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इनकी जो फर्दर जो टाइप्स हैं वो आपने याद रखने हैं। क्योंकि यहाँ पे भी देखें तो कनाल वाल अप एंड कनाल वाल डाउन प्रोसीजर्स हैं। हमने कहा कि कनाल वाल डाउन जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया, उसकी हमने कहा फर्दर 3 टाइप्स होती हैं कनाल वाल डाउन की, रेडिकल मैस्टोइडेक्टोमी, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टोइडेक्टोमी और एटिकॉटमी। ठीक है, जबकि कनाल वाल अप की 2 टाइप्स हैं, सिंपल मैस्टोइडेक्टोमी और कैट हम कह सकते हैं, कंबाइंड अप्रोच टिम्पेनोप्लास्टी या पोस्टीरियर टिम्पेनोप्लास्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स हैं कनाल वाल अप की और 3 टाइप्स कनाल वाल डाउन की। इसको अच्छी तरह से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नीचे जो है ये टेबल है कनाल वाल अप एंड डाउन प्रोसीजर्स का डिफरेंस है गिवन। तो इसमें क्या होता है, कनाल वाल अप प्रोसीजर सबसे पहले जो हमने यहाँ पे देखा था वो कनाल वाल डाउन, जिसकी मैंने आपको एनिमेशन भी दिखाई थी, वो कनाल वाल डाउन प्रोसीजर था। तो उसमें जो मीटस होता है उसको हम वाइडली ओपन करते हैं और मैस्टोइड के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, हमने देखा था वीडियो में कि वाइडली ओपन मीटस मैस्टोइड के साथ कम्युनिकेट करेगा, जबकि कनाल वाल अप प्रोसीजर में वो नॉर्मल अपीयरेंस का मीटस होगा। ठीक हो गया। अब डिपेंडेंस की बात करें तो कनाल वाल डाउन प्रोसीजर में डॉक्टर पे डिपेंड करता है पेशेंट के उसके मैस्टोइड कैविटी को क्लीन किया जाए वंस या ट्वाइस अ ईयर। ठीक हो गया। लेकिन कनाल वाल अप प्रोसीजर्स में रूटीन क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती। रिकरेंस और रेजिडुअल, अभी जो हमने ये कनाल वाल डाउन देखा उसमें बहुत ज़्यादा हाई रेट होता है, हमने कहा रिकरेंस या रेजिडुअल कोलेस्टिटोमा फॉर्मेशन होती है। लेकिन कनाल वाल डाउन प्रोसीजर्स में लो रेट होता है रिकरेंस का या रेजिडुअल डिजीज़ का, और इसीलिए ये कनाल वाल डाउन जो है वो सेफ़ प्रोसीजर, जिसकी वीडियो देखी हमने। सेकेंड लुक सर्जरी इसमें नहीं रिक्वायर्ड होती, सेफ़ है ये कनाल वाल डाउन, लेकिन उसमें क्योंकि रिकरेंस हो रही है अप वाले में, तो इसमें सेकंड लुक सर्जरी 6 महीनों के बाद कोलेस्टिटोमा को रूल आउट या फिर करने के लिए हम सेकंड लुक सर्जरी करते हैं। देन है पेशेंट्स लिमिटेशन। तो कनाल वाल डाउन में तो स्विमिंग की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है मैस्टोइड कैविटी का, और थस इसको हम कर्टेल करते हैं। लेकिन अप वाले में कोई लिमिटेशन नहीं है और पेशेंट स्विमिंग कर सकता है कनाल वाला अप में। ठीक है, लेकिन उसमें क्योंकि इन्फेक्शन का चांस है तो अवॉइड किया जाएगा। ऑडिटरी रिहेबिलिटेशन पे कनाल वाल डाउन में प्रॉब्लम होती है इन फिटिंग द हियरिंग एड ड्यू टू द लार्ज मीटस एंड मैस्टोइड कैविटी विच समटाइम्स, इतनी ज़्यादा लार्ज जो मीटस हो गया है और मैस्टोइड कैविटी हो गया है कि कभी कभार इन्फेक्टेड भी हो सकता है, तो हेयरिंग एड को फिट करने में मसला होता है। लेकिन कनाल वाल अप प्रोसीजर में हेयरिंग एड पहनना ईजी होता है। ठीक है, अगर हेयरिंग एड की ज़रूरत है तो वो पहनना ईजी है। ये थोड़ा डिफरेंस है, इसको भी अगर आप याद रखें तो दैट्स इनफ। तो ट्रीटमेंट हम देख रहे थे एटिको एंट्रल में, ट्रीटमेंट सर्जिकली हमने देखे कनाल वाल डाउन, कनाल वाल अप। अब कह रहा है कि एंडोस्कोपिक असिस्टेड रिमूवल भी किया जाता है लिमिटेड कोलेस्टिटोमा का एंडोस्कोपी के थ्रू, जो कि आजकल जो है हम एंगल्ड एंडोस्कोप की मदद से करते हैं और स्पेसिफिकली डिज़ाइंड इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। तो ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी होती है। ठीक है, एंडोस्कोपिकली। नंबर 2 ट्रीटमेंट होता है हमारे पास एटिको एंट्रल क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का।
रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, यानी हेयरिंग जो है उसको रिस्टोर किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मायरेंजियोप्लास्टी या टिम्पेनोप्लास्टी के थ्रू हम हेयरिंग को रिस्टोर करेंगे। ठीक है, ये जो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है ये हम टाइम ऑफ प्राइमरी सर्जरी या फिर सेकंड स्टेज जो प्रोसीजर है उसके दौरान हम कर सकते हैं। रिकन्स्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रॉमा या किसी भी सर्जरी वगैरह के थ्रू डैमेज अगर हो गया है तो उसको हम रीबिल्ड करें, रिपेयर करें, साइज़ शेप वगैरह सारी वेरी करके और प्रोस्थेटिक एयर काइंड ऑफ क्रिएट कर दें, तो उसको रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं। ठीक है, तो ये मारिंजियोप्लास्टी और टिम्पेन या फिर टिम्पेनोप्लास्टी के थ्रू हेयरिंग को रिस्टोर करेंगे। ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मारिंजियोप्लास्टी क्या है, टिम्पेनोप्लास्टी। नंबर 3 ट्रीटमेंट है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। इसका लिमिटेड रोल होता है इन द मैनेजमेंट ऑफ कोलेस्टिटोमा, लेकिन ये ट्राई किया गया है सेलेक्टेड केसेस में जहाँ पे कोलेस्टिटोमा छोटा है और वो इजीली एक्सेसिबल होता है टू सक्शन एंड क्लियरेंस अंडर द ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, तो तब हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं। बार बार रिपीटेड सक्शन क्लियरेंस और पीरियोडिक जो चेकअप्स हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं। ये ट्राई आउट किए जा सकते हैं एल्डरली पेशेंट में जो कि 65 ईयर्स से ज़्यादा ऊपर एज के हों और उनमें जो कि अनफिट हों फॉर द जनरल एनेस्थीसिया, यानी उनको हम जनरल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते या फिर जो सर्जरी से रिफ्यूज़ कर रहे हो, नहीं करवाना चाह रहे, तो उनके लिए हम रिपीटेड सक्शन क्लियरेंस एंड पीरियोडिक चेकअप वाला ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिप्स और जो ग्रेनुलेशन हमने डिस्कस किया था उनको भी सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है कप्स फोर्सेप्स की मदद से, या कॉटराइज भी हम कर सकते हैं केमिकल एजेंट्स के साथ, जैसे सिल्वर नाइट्रेट जो है हमने पढ़ा हुआ है, ट्राई क्लोरोएसिटिक एसिड, इस तरह के केमिकल से केमिकल कॉटराइजेशन के थ्रू भी पॉलिप्स एंड ग्रेनुलेशंस को ट्रीट किया जा सकता है। बाकी में जो जैसे ओरल टॉयलेट और ड्राई एयर प्रिकॉशंस ये भी बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो गया। 11.4 में यहाँ पे मैनेजमेंट जो है क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की उसको समराइज़ किया गया है, यहाँ देखें। तो क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया जिसमें अगर कोलेस्टिटोमा नहीं हुआ लेकिन उसमें वेट परफोरेशन हो सकती है या ड्राई परफोरेशन। अगर उसमें वेट परफोरेशन हो रही है तो हमने उसमें ओरल टॉयलेट करना है, टॉपिकली भी एंटी माइक्रोबियल देने हैं, सिस्टेमिकली भी एंटी माइक्रोबियल देंगे और प्रिकॉशंस लेनी होंगी। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो ड्राई परफोरेशन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ड्राई परफोरेशन वेट भी हो सकता है, ड्राई भी। अब ड्राई हो गया तो फिर मारिंजियोप्लास्टी कर देंगे या टिम्पेनोप्लास्टी। ये मारिंजियोप्लास्टी या टिम्पेनोप्लास्टी क्या होता है, ये एक ऐसा मतलब रिपेयर मैकेनिज्म है जिसमें जो होल बन गया है ना टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में, उसको हमने रिपेयर करना होता है, उसको कहते हैं मारिंजियो या टिम्पेनोप्लास्टी। तो ड्राई परफोरेशन हुई उसके बाद हमने ये करना है, लेकिन अभी हमने वेट परफोरेशन में ये ट्रीटमेंट दिया फिर भी परसिस्टेंट डिस्चार्ज है तो फिर हम टिम्पेनोप्लास्टी करेंगे विथ या विदाउट मैस्टोइडेक्टमी। ठीक है, मैस्टोइडेक्टमी के साथ या उसके बगैर। ठीक है, यानी एयर सेल्स जो हैं हमारे मैस्टोइड बोन के, जो भी हमने करना वाला अप एंड डाउन पढ़े सारे, उसको भी हमने रिमूव करना है एयर सेल्स को सर्जरीज के थ्रू। तो टिम्पेनोप्लास्टी भी करेंगे यानी उस होल को भी रिपेयर करना है विथ या विदाउट मैस्टोइडेक्टमी अगर परसिस्टेंट डिस्चार्ज रहा। तो ये हो गया विदाउट कोलेस्टिटोमा का ट्रीटमेंट। लेकिन अगर क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हुआ है किसी को और उसमें साथ में पेशेंट को कोलेस्टिटोमा भी हुआ है तो हम सर्जरी करते हैं कनाल वाल अप या कनाल वाल डाउन प्रोसीजर करेंगे विथ या विदाउट टिम्पेनोप्लास्टी, यानी होल को भी रिपेयर कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, विथ या विदाउट। दैट्स इट, अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉपिक कंप्लीट हुआ क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का। डिटेल में दोनों टाइप्स ट्यूबोटिम्पेनिक एटिकोएंट्रल डिटेल में डिस्कस की। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का विच इज़ द लास्ट टॉपिक, वो है ट्यूबरक्यूलर ओटाइटिस मीडिया। ट्यूबरक्यूलर नाम से पता चल रहा है टीबी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो एटियोलॉजी क्या है, मोस्ट जो केसेस होते हैं ना इसमें इन्फेक्शन के वो सेकेंडरी होंगे, यानी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस किसी को हुआ उसके सेकेंडरीली उसको ट्यूबरक्यूलर ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। तो इन्फेक्शन जो है मिडिल ईयर में कहाँ से आया, यूस्टेशन ट्यूब के थ्रू आता है। कभी कभार ये ब्लड बॉन्ड भी हो सकता है, जो ट्यूबरक्यूलर फोकस है लंग का वहाँ से, या इवन टॉन्सिल्स से, सर्वाइकल या मिजेंट्रिक जो लिम्फ नोड्स हैं इनके थ्रू भी ये स्प्रेड कर सकता है। डिजीज़ आपने याद रखना है ज़्यादातर जो है चिल्ड्रन में देखी गई है, मोस्टली चिल्ड्रन में और यंग एडल्ट जो हैं उनमें। पैथोलॉजी क्या है, प्रोसेस जो है वो स्लो होता है और इंसीडियस किस्म का होता है। इसमें जो ट्यूबरकल्स हैं वो हमारे जो मिडल ईयर क्लेफ्ट है उसमें सब म्यूकोजल जो लेयर होती है उसमें हमें ट्यूबरकल्स नज़र आएंगे। ठीक है, छोटे छोटे ट्यूबरकल्स, और उसमें केजिएशन भी होगी, केजिएशन नेक्रोसिस। ठीक है, पेनलेस नेक्रोसिस हो सकती है इसमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की। ठीक है, ट्यूबरकुलर ओटाइटिस मीडिया में जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसकी पेनलेस नेक्रोसिस होगी। अब मल्टीपल जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में जो परफोरेशन हैं मल्टीपल, वो आपस में कॉलिसिस करके एक लार्ज सिंगल परफोरेशन बना देंगी। ठीक है, मिडल ईयर और मैस्टोइड उसमें पेल ग्रेन्युलेशंस होंगी, उनके साथ फिल हो जाएगा। कैरीज ऑफ द बोन एंड ऑसिकल्स, यानी बोन में कैरीज बन जाएंगी तो उसकी वजह से आगे कॉम्प्लिकेशन होगी। मैस्टोइड की इन्फ्लामेशन, मैस्टोइडाइटिस, फेशियल पैरालिसिस, पोस्ट ऑरिकुलर फिस्टुला, ऑस्टियोमाइलाइटिस विद द फॉर्मेशन ऑफ बोनी सिक्वेस्ट्रा भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस जो है इस तरह के केसेस में देखा गया है।
अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे ट्यूबरकुलर ओटाइटिस मीडिया में? सबसे तो हम पहले तो हमने कहा कि इसमें एयर डिस्चार्ज जो है वो हो रहा है, लेकिन आपने याद रखना है पेन लेस एयर डिस्चार्ज होगा, यानी एयर एक कैरेक्टरिस्टिकली इसमें एब्सेंट होगा, नहीं होगा कान में दर्द। इन द केसेस ऑफ ट्यूबरकुलर ओटाइटिस मीडिया डिस्चार्ज ऑफन आपने याद रखना है फाउल स्मेलिंग होता है, क्योंकि इसमें अंडरलाइंग बोन डिस्ट्रक्शन हुई है। जहाँ पे भी बोन डिस्ट्रक्शन होगी देयर विल बी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज। दूसरा इसमें परफोरेशन हो जाती है। अब मल्टीपल जो है परफोरेशन 2 या 3 नंबर जितनी पार्स टेंसा वाले जो रीजन है उसमें हमें मिलेंगी, और वो एक क्लासिकल साइन बनाती हैं डिजीज़ का। अगर हमें मल्टीपल परफोरेशन मिल रही है तो हम टीबी को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जब इस तरह से हमें ज़्यादा जब परफोरेशन मिले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे तो हम टीबी को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये कोलिसिस करके एक सिंगल लार्ज परफोरेशन बना देगा जो कि इनडिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम द परफोरेशन इन नॉन स्पेसिफिक क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, उससे हम इंडिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते। नंबर 3 इसमें हेयरिंग लॉस होता है, ठीक है। ट्यूबरकुलर ओटाइटिस मीडिया में सिवियर किस्म का हेयरिंग लॉस होता है, आपने याद रखना है आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द सिम्टम। मोस्टली जो है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो रही है, लेकिन इसमें सेंसरी न्यूरल कंपोनेंट भी हो सकता है क्योंकि लैबिरिंथ इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। फेशियल पैरालिसिस भी कॉमन है कॉम्प्लिकेशन, आपने याद रखना है, और ये अनएक्सपेक्टेडली होती है। ये प्रेजेंटिंग फीचर भी हो सकता है किसी चाइल्ड में फेशियल पैरालिसिस, ठीक है, उसके साथ प्रेजेंट करेगा। डायग्नोज कैसे करना है? सेकेंडरी पायोजेनिक इन्फेक्शन की प्रेजेंस में जो ट्यूबरकुलर ओटाइटिस मीडिया है ये क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया से इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर पाते, ठीक है, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया से। इसमें कल्चर करेंगे हम एयर डिस्चार्ज का फॉर द ट्यूबरकल बेसिलाई, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे ग्रेनुलेशंस की, और एक्सरे या सीटी स्कैन किया जाता है चेस्ट का, ठीक है। बाकी भी जो एविडेंस है ट्यूबरकुलोसिस के बॉडी में वो हमें हेल्प करते हैं टू कंफर्म द डायग्नोसिस। प्रेजेंटली याद रखिएगा डीएनए प्रोब और पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ना एयर डिस्चार्ज का हम करते हैं, तो इससे हमें 3 से 7 दिनों के अंदर अर्ली डायग्नोसिस मिल जाती है ट्यूबरकुलर ओटाइटिस मीडिया की। ट्रीट कैसे करना है? वही सिस्टेमिकली एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी दी जाती है जिस तरह प्राइमरी डिजीज़ में हम देते हैं। लोकल ट्रीटमेंट ओरल टॉयलेट किया जाएगा पेशेंट का, और सेकेंडरी जो पायोजेनिक इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करेंगे। मैस्टोइड की सर्जरी ये जो जब कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी तो उसमें हम इंडिकेट करते हैं। हीलिंग जो है आपने याद रखना है, ट्यूबरकुलस केसेस में हीलिंग डिले हो जाती है। वोन ब्रेकडाउन और फिस्टुला फॉर्मेशन भी इसमें बहुत कॉमन है। रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी मिडिल ईयर की डिले कर दी जाएगी जब तक सबसे पहले टीबी सही ना हो जाए। एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी कंप्लीट होगी, उसके बाद हम रिकॉन्स्ट्रक्टिव थेरेपी करेंगे, सर्जरी करेंगे, ठीक है। लास्ट हमारा टॉपिक है छोटा सा है साइफ्लिटिक ओटाइटिस मीडिया। ये भी एक रेयर कंडीशन है, इसमें हमने पढ़ा हुआ है स्पायरोकीट्स होते हैं वो जो हमारा मिडिल ईयर है ना उसके अंदर चले जाते हैं यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू। जब साइफ्लिटिक लेशन नोज़ में हो जाए या नेज़ोफेरिंग्स में तो वहाँ से यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू मिडिल ईयर में आ गई, ठीक है, स्पायरोकीट्स। अब इन्फेक्शन ब्लड बॉर्न भी हो सकता है ब्लड के थ्रू। हमारे जो सेंसरी एंड ऑर्गन्स हैं ना इनर ईयर के, और जो हम उनकी नर्व्स हैं ये इन्हीं स्पायरोकीट्स की वजह से इन्वेड हो जाएंगी, तो उसकी वजह से प्रोफाउंड बहुत ज़्यादा सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा, टिनाइटस होगा पेशेंट को, वर्टाइगो, बोन की नेक्रोसिस और सीक्वेस्ट्रम फॉर्मेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उससे फिटेड एयर डिस्चार्ज होगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट फिटेड एयर डिस्चार्ज उसको कहते हैं, वो प्रोड्यूस होगा क्योंकि बोन नेक्रोसिस हो रही है, इरोशन हो रही है। सेकेंडरी पायोजेनिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, और उससे हमें क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया जैसी क्लिनिकल पिक्चर मिल सकती है क्योंकि वो पायोजेनिक है, तो इस तरह का लगेगा, ठीक है, इंडिस्टिंग्विशेबल है यहाँ पे भी। डेफिनेट जो डायग्नोसिस है ना साइफ्लिटिक ओटाइटिस मीडिया की, ये सिर्फ तभी की जाएगी जब हम स्पेसिफिक ट्रेपोनेमल एंटीजन टेस्ट करेंगे, जिस तरह हमारे पास होता है ट्रेपोनेमा पैलिडियम इमोबिलाइजेशन TPI टेस्ट जो है वो करेंगे, या फ्लोरोसेंट ट्रिपोनेमल एंटीबॉडी अब्जॉर्प्शन टेस्ट फाटा ABS, ये करेंगे तो डायग्नोस कर सकते हैं। VDRL और RPR विनरल डिजीज़ रिसर्च लेबॉर्ट्री टेस्ट और RPR यानी रिएक्टिव प्लाज्मा रिएजेंट टेस्ट जो हैं ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन ये भी डिज़ीज़ को मॉनिटर करने के लिए यूज़फुल होते हैं, इवन दो ये हमें फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट यही है कि हम एंटी साइफ्लिटिक थेरेपी दें विथ अटेंशन टू ओरल टॉयलेट पे ज़्यादा अटेंशन हो, ठीक है, एंटी साइफ्लिटिक थेरेपी हो, ओरल टॉयलेट किया जाए, सेकेंडरी इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए, सर्जरी हम करेंगे ताकि जो सीक्वेस्ट्रा फॉर्मेशन हो रही थी उसको जो है हम रिमूव कर सकें, ठीक है। सीक्वेस्ट्रम फॉर्मेशन के लिए हम सर्जरी करते हैं। दैट्स इट, अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, चैप्टर 11 विच वाज द कोलेस्टिटोमा एंड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 कॉम्प्लिकेशन ऑफ सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया।